कभी सोचा है जो खाना हमारी थाली में है वो हम तक पहुंचने से पहले कितना लंबा और दिलचस्प सफर तय करता है। ये कोई सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, मेहनत और प्रकृति का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। चलिए आज इसी पूरी कहानी को, इस पूरे सफर को एक एक करके समझते हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है दुनिया भर में फैले ऐसे ही लाखों करोड़ों खेतों से। चाहे वो पंजाब के गेहूं के लहलहाते खेत हों या फिर दक्षिण भारत के धान के भरे भरे मैदान, हर एक दाने की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखिए, ये जो खाना उगाने का पूरा काम है, इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है कृषि, मतलब फसलें उगाना, और दूसरी तरफ है पशुपालन, जहां हम खाने और दूसरी चीजों के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। तो अपनी इस यात्रा में हम इन दोनों ही पहलुओं को करीब से जानेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि जमीन कैसे तैयार होती है, फिर भविष्य बोने की कला यानी बीजारोपण, इसके बाद फसल का पोषण और सुरक्षा, फिर अंतिम कटाई और आखिर में जानवरों से मिलने वाले भोजन की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले कदम से। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव जरूरी है, ठीक वैसे ही एक अच्छी फसल की नींव होती है अच्छी तरह से तैयार की गई जमीन। ये खेती का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। तो इसके लिए किसान करते क्या हैं? भाई, तीन मुख्य काम होते हैं। सबसे पहले तो होती है जुताई। इससे होता यह है कि मिट्टी ढीली हो जाती है, उसमें हवा भर जाती है ताकि नन्ही जड़ों को फैलने में आसानी हो। फिर बारी आती है समतलीकरण की। इसका मकसद है कि पानी पूरे खेत में एक जैसा फैले, कहीं कम ज्यादा ना हो। और आखिर में सबसे जरूरी काम, खाद डालना। इससे मिट्टी को वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो आने वाली फसल को ताकत देंगे। तो ठीक है, जमीन तो अब एक कैनवस की तरह तैयार है। अब वक्त है इस पर भविष्य की तस्वीर बनाने का, यानी बीज बोने का। और ये वो स्टेज है जहां बहुत सटीकता की जरूरत होती है। बीज बोने के भी देखे दो मुख्य तरीके हैं। एक तो है पारंपरिक तरीका, जिसे कहते हैं छिटकावा बुआई, मतलब हाथ से बीज बिखेर देना। अब इसमें होता यह है कि बीज ना तो सही दूरी पर गिरते हैं, ना ही सही गहराई में। दूसरी तरफ है आज की तकनीक, सीड ड्रिल मशीन। ये मशीन बीजों को बिल्कुल सही जगह और सही गहराई पर बोती है। इसका फायदा, बीजों की बर्बादी कम, हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह और नतीजतन पैदावार भी बेहतर। लेकिन एक मजेदार बात बताएं, धान जैसी कुछ फसलों के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते। उन्हें पहले एक नर्सरी, मतलब एक सुरक्षित जगह पर छोटे छोटे पौधों के रूप में उगाया जाता है। और जब ये पौधे थोड़े मजबूत हो जाते हैं, तब उन्हें उठाकर मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो बीज बो दिए गए, लेकिन असली मेहनत तो अब शुरू होती है। ये है फसल के बड़े होने का लंबा दौर, जिसमें उसे लगातार पोषण और सुरक्षा दोनों की जरूरत पड़ती है। अब जरा सोचिए, जैसे हम लगातार काम करके थक जाते हैं, वैसे ही मिट्टी भी बार बार फसलें उगाने से अपनी ताकत, अपने पोषक तत्व खो देती है। तो किसान इस कमी को पूरा कैसे करते हैं? इसके कई तरीके हैं। जैसे कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना, जिसे पड़ती छोड़ना कहते हैं, या फिर फसल चक्र अपनाना, मतलब एक के बाद एक अलग अलग तरह की फसलें लगाना ताकि मिट्टी में हर तरह के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे। ये तो हुई किसानों की कोशिश, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रकृति के पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो मिट्टी के सबसे जरूरी पोषक तत्वों की भरपाई खुद ब खुद कर लेती है? और इसका जवाब है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, हवा में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे उसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां काम आते हैं कुछ खास तरह के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, जो अक्सर फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, हवा की नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से सोख सकें। है ना कमाल की बात? और ये पूरी प्रक्रिया एक शानदार चक्र का हिस्सा है, जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। देखिए, ये प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देते हैं, पौधे इसे मिट्टी से सोखते हैं। फिर जब जानवर इन पौधों को खाते हैं या जब ये पौधे और जानवर मरते हैं, तो नाइट्रोजन वापस मिट्टी और हवा में चली जाती है। ये एक तरह से प्रकृति का अपना परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। अब मिट्टी को पोषक तत्व देने के लिए किसान भी दो मुख्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक है रासायनिक उर्वरक और दूसरी है जैविक खाद। उर्वरकों का फायदा यह है कि वो पौधों को तुरंत और खास पोषक तत्व देते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। लंबे समय में ये मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जो जैविक खाद है वो सस्ती होती है और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, पर हाँ, इसका असर उर्वरक जितना तेज नहीं होता। अच्छा, पोषण की बात तो हो गई, लेकिन फसलों के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। और जिन इलाकों में बारिश भरोसेमंद नहीं होती, वहां जरूरत पड़ती है सिंचाई की, मतलब फसलों तक बनावटी तरीके से पानी पहुंचाना। आजकल सिंचाई के भी बहुत से मॉडर्न तरीके आ गए हैं, जैसे एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये बारिश की फुहारों की तरह पूरे खेत में पानी का छिड़काव करता है। और एक और बहुत ही कारगर तरीका है ड्रिप सिंचाई। इसमें पाइपों के जरिए पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की जबरदस्त बचत होती है। तो महीनों की देखभाल और मेहनत के बाद आखिरकार वो वक्त आता है जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है, फसल की कटाई का। लेकिन रुकिए, कटाई से ठीक पहले एक और जंग लड़नी होती है। जी हाँ, पकी हुई फसल पर कई तरह के खतरे मंडराते हैं। एक तो है खरपतवार। ये बिन बुलाए मेहमान फसल का सारा खाना पानी छीन लेते हैं। फिर आते हैं कीट और टिड्डियों जैसे दुश्मन जो फसल को चट कर जाते हैं। और ऊपर से कई तरह की बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इन सब से फसल को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब फसल सुरक्षित हो तब शुरू होती है कटाई की प्रक्रिया। इसमें भी 3 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले तो फसल को काटा जाता है। इसके बाद होती है थ्रेशिंग, जिसमें मशीनों से अनाज के दानों को पौधे के बाकी हिस्से से अलग करते हैं। और आखिर में होती है ओसाई। इसमें हवा की मदद से हल्के भूसे को भारी साफ सुथरे दानों से अलग कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अनाज घर तो आ गया, पर अगर उसे सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो नमी और कीड़े मकोड़े पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। इसलिए सही भंडारण बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने बात की पौधों से मिलने वाले भोजन की, लेकिन हमारी थाली का एक और बहुत बड़ा हिस्सा आता है जानवरों से। तो चलिए अब कहानी के इस पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। जानवरों से हमें कई बहुत जरूरी चीजें मिलती हैं, जैसे दूध, जिसे एक आइडियल फूड या संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। फिर अंडे, जो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। और जाहिर है मांस, जिसमें रेड मीट और व्हाइट मीट दोनों शामिल हैं, जो हमारी पोषण की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो इस पूरे सफर से हमने क्या क्या सीखा? हमने ये समझा कि खाना उगाना कोई 1-2 दिन का काम नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है। ये भी जाना कि खेती की बुनियाद एक स्वस्थ मिट्टी होती है। हमने प्रकृति के कमाल को देखा नाइट्रोजन चक्र के रूप में, और ये भी कि कैसे आज की तकनीक बुआई से लेकर सिंचाई तक हर कदम पर किसानों की मदद कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी थाली पौधे और जानवर दोनों के बिना अधूरी है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, आबादी बढ़ रही है, क्या खेती और पशुपालन की ये सदियों पुराने तरीके भविष्य में हमारा पेट भरने के लिए काफी होंगे, या इन्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.